है, विकास की नई गाथा गढ़ रहा है। बढ़ता मध्य प्रदेश हमारे इस कॉन्क्लेव में आज जिस शख्सियत से हम इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करने जा रहे हैं वो खजुराहो के आन बान शान तो हैं ही, साथ ही उनके लिए ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वो शुभंकर हैं। जैसे ही बीजेपी में उन्हें पद मिलता है पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनके जो फैसले हैं वो तो बड़े आक्रामक है, लेकिन उनका स्वभाव इतना सरल है कि वो चौंका देते हैं कि क्या वाकई यही वो शख्स है जो सबसे इस तरह के फैसले लेता है, इस तरह के आक्रामक फैसले लेने की ताकत जिनको मिलती है। हम बात कर रहे हैं वी.डी. शर्मा जी की, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष। स्वागत है सर न्यू स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस कॉन्क्लेव में आपका। धन्यवाद नवेद जी। सर एक नई परिभाषा आप गढ़ रहे हैं, आप युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, आप ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लगता है कि पार्टी के अंदर एक नई पौध तैयार कर रहे हैं। आपके दौर में पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है और अब आपके सामने चुनौती है फिर से एक बार सत्ता में लाने की। चुनौतियाँ कितनी बड़ी देखते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ता मध्य प्रदेश पर जो एक शुरुआत यहाँ पर की है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने जो कहा कि पद मिलते से ही सत्ता मिल जाती है, ये तो एक समय का चक्र है। मध्य प्रदेश में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना उस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कुछ समय में ही सत्ता में आ गई। ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश की थीं। 15 महीने का जो कुशासन उस समय का जो था, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए कुछ मित्रों ने निर्णय किया। उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते ये निर्णय हमारे नेतृत्व को लेना पड़ा और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, आपने कहा कि बढ़ता मध्य प्रदेश जो विगत 15 माह में रुक गया था, उस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सरकार मध्य प्रदेश की बनी। और इसके लिए मैं एक जिम्मेदारी उस समय मुझे मिली, तो ये तो एक योग था कि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना और तब तक इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार बनी। और जहाँ तक आपने कहा कि जो निर्णय लेने की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में सहजता के साथ और नेचुरली ये एक पद्धति पर हम काम करते हैं, कोई मेरे आने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस भारत का एक आइडियल स्टेट है और पूरे देश के अंदर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का काम एक पद्धति पर, और पद्धति एक दिन में विकसित नहीं होती। श्रद्धेय केशव ठाकरे जैसे व्यक्तित्व यहाँ पर रहे हैं, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, जिन्होंने जीवन इस भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में, कार्यकर्ताओं के निर्माण में लगाया। तो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मेरे नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर ऐसे आइडियल स्टेट में काम दिया। तो मेरा तो प्रयास ये होता है कि निर्णय जो होते रहे और जो पद्धति विकसित की उसके अनुरूप मैं कुछ कर सकूं और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस जिम्मेदारी के अनुरूप में अपने आप को बना सकूं, ये मेरा प्रयास है। बहुत सारे नाम लिए आपने, बहुत सारे नाम लिए, कई बड़े नेताओं के नाम लिए, एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है पार्टी। आइडियल कौन है आपका? क्या सोचते हैं कि इनके जैसा कुछ कर पाऊँ? देखिए, आइडियल तो हम सब लोग जो काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जो इस थॉट पर हम जो काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इस दिशा में हमारा जो काम करने के वाले जो नेतृत्व रहे हैं, ठाकरे जी मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने संगठन को गढ़ा, उनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। संगठन के काम के बड़े आइडियल कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने काम किया और स्थापित मध्य प्रदेश के अंदर हजारों लोगों की श्रृंखला खड़ी की। ऐसे लोग काम के लिए आइडियल हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व भी रहा है, ऐसे लोग आइडियल हैं। भारतीय राजनीति में आज जिस प्रकार से मूल्य आधारित राजनीति के साथ इस देश को नई राजनीतिक परिभाषा देने वाला व्यक्तित्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग, जिनको मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में आज पूरी दुनिया नेता शब्द को अगर सम्मान के साथ भारत के अंदर या तो सुभाष चंद्र बोस को देखा गया
या फिर आज मैं कह सकता हूँ गंभीरता के साथ कि इस देश के अंदर अगर उस सम्मान से इस नेता शब्द को दिलाने का काम पूरी दुनिया के अंदर किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि दो बार अमेरिकन एजेंसीज आज ये कहती हैं कि पहले 70% लोग कहते थे, आज 75% लोग कहते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने एक नई राजनीतिक परिभाषा भारत की राजनीति को दी है। तो ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में हम सब लोगों के लिए आदर्श तो हैं ही, और एक ऐसे व्यक्तित्व अमित शाह जैसे लोग जो जब देश की राजनीति में राजनीति कैसे की जाती है और किस प्रकार के, जो आपने कहा कि निर्णय लेने के लिए आपने मेरा उल्लेख किया, मैं तो देखता हूँ, मैंने संसद की बहस के अंदर देखा है कि धारा 370 जब हटती है तो बहस में लोग क्या बोलते हैं और अमित शाह जी क्या कहते हैं। तो आइडियल अमित शाह जी बनते दिख रहे हैं तो इसलिए इस दिशा में हमारा जो नेतृत्व है जिस प्रकार से आज देश के अंदर काम कर रहा है और एक नई राजनीतिक परिभाषा इस भारत के अंदर जो स्थापित आज हमारे नेतृत्व ने की है, यही हम सब लोगों के लिए आदर्श। सर 13 दिन पहले आपको मालूम पड़ता है कि आप चुनाव लड़ना है, ठीक है, 13 दिन जैसा कम वक्त मिलता है आपको। जब नामांकन करने जाते हैं तो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जाते हैं आपके नामांकन में, अमित शाह जी के आप कड़े फैसलों का भी अभी जिक्र कर रहे हैं। एबीवीपी से आप पार्टी के अंदर आते हैं और 1 साल बाद, चुनाव के 1 साल बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, टॉक ऑफ द टाउन आप बन जाते हैं। पार्टी भविष्य देख रही है आपने कहीं? नावेद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जब ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और कौन से क्षेत्र से लड़ेंगे ये मुझे भी नहीं पता था। मेरे नेतृत्व ने जब तय कर दिया कि मुझे खजुराहो जाना है तो खजुराहो में मैंने कहा, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा केवल कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहने के लिए नहीं है। जब मीडिया के मित्रों ने मुझे पूछा कि 12-13 दिन में क्या करेंगे, तब मैंने कहा था कि चुनाव भाजपा में व्यक्ति नहीं लड़ता, जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ता है, और मुझे गर्व है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। और मैंने कहा था कि एक एक कार्यकर्ता खजुराहो का, वो बीडी शर्मा तो निमित्त मात्र है, वो प्रत्याशी है, और मैं 5 लाख मतों से उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर चुनाव जीत करके आया। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और इस देश के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और माननीय अमित शाह जी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे है हमेशा से। उन्होंने जब खजुराहो भी, जब मुझे वहाँ से चुनाव लड़ाया तो उन्होंने खुद आकर के जब वहाँ पर आम सभा की और उसके बाद जब उन्होंने कहा तो कार्यकर्ता को ताकत कैसे देना, ये अगर सीखना है तो भारत की राजनीति में और राजनीतिक दलों में अमित शाह जी से सीखा जा सकता है कि कार्यकर्ता को ताकत कैसे दी जा सकती है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चुनाव के दौरान भी मुझे भी ताकत दी और पूरे मध्य प्रदेश को ताकत दी, और देश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने ताकत दे करके चुनाव आगे बढ़ा और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर इतिहास उस चुनाव के अंदर बना। देखिए, अमित शाह जी का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप उनसे बड़े प्रभावित हैं। जब उत्तर प्रदेश के वो प्रमुख बन के गए थे, जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के गए थे, तब बीजेपी की क्या हैसियत थी उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है। अमित शाह गए, पूरी पटकथा चेंज कर दी। आज अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश की सियासत में इस विधानसभा चुनाव में जो टर्फ है वो बिगड़ी हुई लगाई दे रही है। जो विधायक थे, पिछली बार भी हमने देखा, जो विधायक थे या जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आपको लगता है कि इस बार ये जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? कोई रोड मैप तैयार किया आप? नावेद जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ती है और कार्यकर्ताओं के बल पर जीतती है। मध्य प्रदेश का संगठन, मैं बड़े गंभीरता के साथ ये कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम एक गति देने का प्रयास, उसमें मेरी भी एक निमित्त मात्र की भूमिका बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सामूहिकता के आधार पर जो टीम स्पिरिट है वो मध्य प्रदेश के काम में है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया है और जिन्होंने पद्धति में कई चीज़ों को विकसित किया मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, एक नए प्रकार के लोगों को कैसे खड़ा किया जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश का जो काम है ज़मीन पर, बूथ स्तर पर, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो है ही। नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, चाहे प्रधानमंत्री जी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे,
या फिर जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं से इस भारत के अंदर हर गरीब का जीवन बदलने का जो अभियान लिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर गरीब के जीवन बदलने का अभियान लिया है, ये जो हमारी ताकत है, ये स्ट्रेंथ के आधार पर हम जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2018 के चुनाव में भी वोट भाजपा को ज़्यादा मिला था, नंबर ऑफ वोट्स बीजेपी को ज़्यादा मिले थे। टेक्निकली 4-5 सीटों से बीजेपी किन्हीं कारणों से पीछे रह गई थी, लेकिन आज आपने देखा होगा कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, फिर 4 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर ग्रामीण निकाय के चुनाव थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक बहुमत मिला, चाहे वो 28 चुनाव थे या बाद में जो उपचुनाव हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारे नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संगठन तंत्र की जो मजबूती है, जिसके लिए कभी कभी लोग, मीडिया के मित्र कहते हैं कि विपक्ष के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि हमारा संघर्ष किससे है, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो ये जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, इसके आधार पर यही हमारा रोड मैप है कि इसके आधार पर संगठन की मजबूती, कार्य का विस्तार भी हम कर रहे हैं, कार्य को सुदृढ़ीकरण में भी आगे बढ़ रहे हैं, और गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोग लाभान्वित हों, जो आज तक भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा रोड मैप है। मतलब विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ने वाले हैं, एजेंडा क्लियर है। लेकिन मैं फिर से वापस उस सवाल पे आता हूं अपने, जो पिछले चुनाव में या उससे पहले के चुनाव में कांग्रेस की सिचुएशन थी, इस बार वैसी कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही। खेमे बहुत सारे हैं, उन सब में समन्वय करना आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही को चुनाव में लेके जाना है पूरी पार्टी को। देखिए कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में चाहे विधानसभा हो, चाहे हमारी जिले की यूनिट्स हो, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का तंत्र है, इसमें समन्वय ये हमारी पद्धति के अंदर ही समाहित है। इसमें कोई मुझे बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सब एक पद्धति पर काम करते हैं। और मैंने एक शब्द का उपयोग किया कि हम टीम स्पिरिट के साथ सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो जो सामूहिकता है वो हमेशा से संगठन में पद्धति होने के कारण से नेचुरली चीज़ें होती हैं, उसमें हम सब लोग प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास लगातार हैं, चाहे पुराने काम करने वाले लोग हों या नए काम करने वाले लोग हों, ये तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी के काम का एक पद्धति है कि नए लोग आते हैं, पुराने लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार, चाहे छोटी यूनिट होगी या बड़े स्तर पर होगा, ये काम लगातार हमारे यहाँ होता है। और नेचुरली हम अपना समन्वय और सामूहिकता इन दोनों में विश्वास रखते हैं। इसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इतना सब कुछ होने के बाद राजनीति में इतने बड़े दल हैं, दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विराजमान है। तो मैं ये तो नहीं कहता कहीं थोड़ी कुछ बात नहीं होती, मनुष्य है, कुछ बात तो हो सकती है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी भाजपा में नहीं होते। और ये हमारी ताकत है। बहुत सावधानी से आपने पुरानी बीजेपी, नई बीजेपी सबको मिला के अपनी बात कंप्लीट कर ली और ये कह लिया कि सब जो है संगठन के हिसाब से ही चलेंगे। बिल्कुल, सब संगठन के हिसाब से चलें। अब एबीवीपी का आपका इतिहास रहा है, आप छात्र राजनीति से आए हैं। अमित शाह बार बार ये कहते हैं कि युवाओं को पार्टी से जोड़ना है, आप भी उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं दिखती है आने वाले चुनाव में आपको बीजेपी के अंदर? देखिए, यूथ इस देश की एक बड़ी ताकत है। राजनीतिक क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर के प्रयास लगातार करते आए हैं कि नए लोगों को अवसर कैसे मिले और उनका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो। ये दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती आई है और आज लगातार इस पर कर रही है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी जो ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, आज मुझे आपको बताने में कि लगभग 65 to 70% लोग जो सरपंच बने हैं, जो जनपद और जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, नगर परिषद, नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं, ये यंग जनरेशन के लोग चुनाव जीत करके आए हैं। ये राजनीति का आज का दृश्य है।
और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमने प्रयास किया कि 35 साल से नीचे का मंडल अध्यक्ष नेतृत्व करे, जो आगे चल के 10 वर्षों में अलग प्रकार के नेतृत्व की भूमिका में आएगा। तो हमने कानून नहीं बनाया, हमने केवल विचार किया, और विचार की जब चर्चा पूरे कार्यकर्ताओं में की तो ये निर्णय सफलता के आधार पर आज मैं कह सकता हूँ कि 1070 मंडल में 1070 मंडल अध्यक्ष 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये नई जनरेशन को आगे कैसे लाया जाए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप खुद युवा हैं, 51 साल आपकी उम्र है, क्या संगठन तक ही युवा सीमित रहेंगे या मौका मिलेगा टिकटों में भी और दूसरी नहीं, जगहों पर? सभी स्थानों पर। मैंने कहा ना कि नेचुरली ये जरूरत होती है कि कहाँ पर आज के समय में किस कार्यकर्ता को हम ला सकते हैं, तो ये नेचुरली ही चलता है, इसमें कोई कानून बनाने से नहीं हो सकता। ठीक है। इसलिए एज के बारे में जो कभी चर्चा चलती है कि इस उम्र के लोगों का कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आज ज़्यादा उम्र का कार्यकर्ता भी जिसने इस संगठन को खड़ा किया है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको कहाँ स्थान मिल सकता है, उनका मान सम्मान के साथ उनका स्नेह और आशीर्वाद हमें कैसे मिल सकता है। जो नई जनरेशन के लोग आते हैं वो उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अपनी सबकी अलग अलग प्रकार की भूमिका है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत सामंजस्य के साथ हम सब लोग, जो नए लोग भी आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं और उसके दिशा में संगठन भी जो प्रयास कर रहा है, एक सफलता के तौर पर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे बताइए अब कि अभी बहुत लंबा वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी बहुत लंबे वक्त से पार्टी के अंदर है, सत्ता के अंदर है, सत्ता के अंदर। यही चीज़ हमने गुजरात में भी देखी और छत्तीसगढ़ में भी देखी। क्या, और हम पिछले अगर चुनाव की बात करें तो जो कैंडिडेट थे उनसे नाराज़गी की वजह से थोड़े से नंबर कम रह गए। शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा चेहरा था और उसके बावजूद थोड़े से नंबर कम रह गए। क्या गुजरात वाला फार्मूला है, छत्तीसगढ़ में जो तमाम टिकटों को बदल दिया गया था, ऐसा कुछ फार्मूला लग सकता है मध्य प्रदेश में? ऐसे कोई संकेत हैं या नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट है कह सकता हूँ कि समयानुकूल आवश्यकता के अनुरूप हमें क्या ज़रूरत है, आज हमें मध्य प्रदेश के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें हमें क्या निर्णय करना चाहिए। तो उस समय की परिस्थितियों के बस जो निर्णय होते हैं वो निर्णय तो किसी भी प्रकार से किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर विगत इतने वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, और ये बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, घोषित बीमारू राज्य था, कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और बीमारू राज्य था, सड़क बिजली पानी के लिए लोग लालायित थे। 15 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, और फिर 15 महीने में जो मध्य प्रदेश का हुआ वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने बेहतर तरीके से देखा है। लेकिन फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आज विकसित राज्य जो लगातार आगे बढ़ रहा है, और एक नहीं पता नहीं कितने कामों के अंदर मध्य प्रदेश देश के अंदर 1 नंबर पर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है, जो आपने कहा है कि बढ़ता मध्य प्रदेश। आज हम जब निकलते हैं सिंगरौली के अंदर, आज हम जाते हैं मेरे बुंदेलखंड के अंदर, तो सड़कों पर ऐसे लगता है कि ये सड़क कोई ये टूरिज्म के लिए कोई स्थान बन गया है क्या। इतना परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर आया है, तो अब ये विकसित मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव में भी पहले जो चीज़ें कुछ हुई होंगी, कारण होते हैं, उनकी समीक्षा हुई होगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में मध्य प्रदेश की जनता का जो विकास का जो मॉडल है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से विश्वास है, और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है, और संगठन की भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। 2023 मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम होगा। कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव के अंदर चुनौती बतौर प्रदेश अध्यक्ष? क्योंकि आप कह रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मॉडल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ और गुजरात वाले भी, लेकिन आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष कौन सी चुनौतियां देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या कभी ओवरऑल हम जब काम करते हैं, तो हम कभी किसी को कमज़ोर नहीं मानते, और हमारा प्रयास होता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर हम एक्टिवेट करके जो हमारे बूथ का स्ट्रक्चर है, इसको हम मोटिवेट करते हुए जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों का जीवन बदल रही हैं। आज आपको मैं बता सकता हूँ एक बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। आज ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 92 पार्षद
कॉरपोरेटर वो अल्पसंख्यक समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जीत करके आए। ये गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही है उसके पर विश्वास है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि जब हम सांसद बनकर गए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है, तो ये जो विश्वास है हर समाज के हर तबके का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है। और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी समय में इस दिशा में हम जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति लगातार बढ़ा है। चलिए, अब वक्त क्योंकि कम है, आखिरी हम दौर में हैं, तो एक आपका मतलब निजी सवाल भी है, और वो ये कह सकते हैं कि उमा भारती से आपका रिश्ता जग ज़ाहिर है, आपके निजी भी बहुत अच्छे उनसे संबंध है। आपको लगता है इस मौजूदा वक्त में या फिर से उमा भारती को आना चाहिए सार्वजनिक राजनीति में एक बार फिर, और क्या आप उसके ये सूत्रधार बन सकते हैं, ऐसा कोई संकेत है? देखिए, उमा जी मध्य प्रदेश की हमारी वरिष्ठ नेता हैं। हम सब लोगों को उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और मध्य प्रदेश के अंदर जब भी चाहे चुनाव होंगे या अभियान होंगे, उमा जी का स्नेह हमको तो लगातार मिला, और काम में भी उनकी भूमिका हमेशा रहती है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी और संगठन को भी जब ज़रूरत लगती है तब आदरणीय उमा भारती जी का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है, और मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसलिए कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि उमा जी यहाँ नहीं है, या उमा जी तो एक इतना हमारा इस देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़रूरत होती है तो उत्तर प्रदेश में भी अपनी भूमिका निभाती हैं, और मध्य प्रदेश तो उनका अपना मध्य प्रदेश है। और मुझे ध्यान में है कि इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के उस गर्त से निकालने का काम किसी ने किया तो श्रद्धेय उमा भारती ने ही इस मध्य प्रदेश के अंदर किया। तो इसलिए दीदी कोई मध्य प्रदेश से अलग थोड़ी है, मध्य प्रदेश के अंदर तो हमेशा से वो हैं, और हमें हमेशा से आशीर्वाद इसने उनका मिलता है। हालांकि दीदी अभी शराबबंदी वाले उस मसले को लेकर नाराज़ हैं थोड़ी सी। नहीं, देखिए, शराबबंदी वाले मामले में ऐसा मानता हूं कि सबका एक मत है, इसमें कोई अलग मत नहीं है। शराब के बारे में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नर्मदा सेवा यात्रा हम निकाल रहे थे तब उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में दोनों किनारों पर कोई शराब की दुकान नहीं होगी। लोगों ने कहा, अधिकारियों ने कहा कि इतना रेवेन्यू का नुकसान होगा। तब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में इंचार्ज था, उन्होंने कहा था कि कोई भी शराब की दुकान, कितना ही रेवेन्यू का नुकसान हो, लेकिन ये नहीं होगा। तो इस दिशा में कोई डिफर नहीं करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, और आदरणीय दीदी भी ये मानती हैं, कि कानून से किसी प्रकार की बुराई को नहीं रोका जा सकता। बुराई को रोकना है तो उसके प्रति अवेयरनेस, जनता में कैसे हम जाकर के जनता को इसके लिए जागरूकता का लाने का प्रयास करें, तो उसमें आदरणीय उमा जी भी इस बात को कह रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम सब लोग भी कह रहे हैं। तो इसलिए ये कोई डिफर नहीं है। हाँ, सामान्य चीज़ें, मैंने कहा ना कि मनुष्य होने के नाते से कुछ चीज़ें प्लस माइनस कभी होती रहती हैं, छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, लेकिन हमारे अपने संगठन में और हमारे एक दूसरे के साथ इतनी सामूहिकता है कि हमें इन चीज़ों की बहुत समस्या नहीं आती। हम सारी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन सबके अच्छे हैं। बातचीत करके मुझे समझ में आ गया कि ऐसे ही सौम्यता से आप जो है कड़े फैसले कैसे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू नवीन। वीडी शर्मा जी को सुन रहे थे आप। कुछ देर में कुछ और चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल दीजिए इजाज़त।